नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और स्वागत है आपका टीजीआई के एनआरआई स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में। बुधवार 10 जून की खबरों में जानेंगे अमेरिका के जॉब मार्केट में इस समय दिखाई दे रहे लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट के एक खतरनाक ट्रेंड के बारे में, और ये भी कि ऐसी स्थिति में भारतीयों को विशेष रूप से सतर्क रहने की क्यों ज़रूरत है। साथ ही उम्रदराज होती जा रही अमेरिकी आबादी के कारण सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर मंडरा रहे संकट पर एक विशेष रिपोर्ट भी देखेंगे। और अंत में बात करेंगे लंदन में एक भारतीय दंपति और उनके 9 वर्षीय बच्चे की बेहद दर्दनाक परिस्थिति में हुई मौत की। ये सभी खास खबरें 10 जून के इस बुलेटिन में। अमेरिका में जॉब करने वाले इंडियंस, अब सावधान हो जाओ। आपके लिए रेड अलर्ट जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। अब इतना समझ लो कि आपको जैसे तैसे करके अपनी जॉब को बचाए रखना होगा, खर्चे कम करने होंगे और नई आर्थिक जिम्मेदारियां सिर पर लेने का भी बंद करना होगा। अब भले ही कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका का जॉब मार्केट फिलहाल जिस स्थिति से गुजर रहा है उसे देखते हुए इतना ध्यान रखना कि अगर एक बार आपकी जॉब छूट गई तो नई जॉब ढूंढना इतना मुश्किल हो जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बात वैसे तो विशेष रूप से H1B वीज़ा होल्डर्स पर लागू होती है, लेकिन अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स या फिर सिटीजन्स का भी बचना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी एक अजीब स्थिति से फिलहाल गुजर रही है। जॉब मार्केट भले ही बाहर से ठीक ठाक दिख रहा हो, लेकिन उसमें एक चिंताजनक ट्रेंड बहुत ही तेजी से उभर रहा है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार 2026 में हर महीने एवरेज 18 लाख से ज़्यादा अमेरिकन के पास 6 महीने से ज़्यादा समय से नौकरी नहीं है। H1B वालों को ये बात सीरियसली लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनके पास नई जॉब ढूंढने के लिए 6 महीनों का समय भी नहीं होता। 60 दिन में अगर नौकरी ना मिले तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ता है, और उसके कारण अधिकांश लोग आर्थिक और सामाजिक समस्या में ऐसे फंस जाते हैं कि जिससे बाहर आने में सालों तक का समय भी लग सकता है। 6 महीने से नौकरी ना होना ये कोई छोटी बात नहीं है, और उसमें भी ऐसे लोगों की संख्या अमेरिका में जो कुल बेरोजगार हैं उनके 25% जितनी होती है। ये रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में 2023 की तुलना में लगभग 55%, जबकि 2019 की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका की इकोनॉमी के जानकारों का मानना है कि ये आंकड़ा देश के लेबर मार्केट की वास्तविक परिस्थिति दिखा रहा है। वैसे तो यूएस में भी लोग 2-3 साल में जॉब चेंज करते रहते हैं, और कंपनीज भी कुछ कर्मचारियों को निकालती रहती है। 2025 तक जो लोग जॉब छोड़ते थे या फिर जिन्हें ले ऑफ दिया जाता था, उनको गिनती के दिनों में ही नौकरी मिल भी जाती थी। अपने फील्ड का सालों का एक्सपीरियंस हो, अच्छा नेटवर्क हो और जॉब मार्केट भी मजबूत स्थिति में हो, तब नई नौकरी ढूंढने में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। पर अब स्थिति इतनी बदल चुकी है कि अनुभवी लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही। 2025 में आईटी फील्ड में फेडरल जॉब गंवाने वाले एक इंडियन अमेरिकन ने अपना अनुभव शेयर करते हुए टीजीआई को बताया कि उन्हें सैकड़ों जगहों पर अप्लाई करने के बाद भी 5 महीने तक अपने फील्ड की जॉब ना मिलने पर आखिरकार ऑर्डिनरी जॉब लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके एक दोस्त को तो 6 महीने तक भी कोई नौकरी नहीं मिली थी। उनका दोस्त ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर था और उसने 84 जगहों पर अप्लाई किया था, लेकिन कहीं से इंटरव्यू के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। इसी तरह थैंक्स गिविंग से पहले एक स्टार्टअप से नौकरी गंवाने वाले यूएस सिटीजन को कॉन्फिडेंस था कि थोड़े ही दिनों में उसे नई जॉब मिल जाएगी। उसने अपना रेज्यूमे अपडेट किया, सालों पुराने नेटवर्क का भी उपयोग किया और सैकड़ों जगह पर एप्लीकेशन भी दी, पर 6 महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिली। कई कंपनियों ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जबकि कुछ जगहों से इंटरव्यू के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला। यह अनुभव सिर्फ 2-4 लोगों का नहीं है। अमेरिका में लाखों लोग फिलहाल इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 से अधिक जगहों पर अप्लाई किया है, कई इंटरव्यू दिए हैं, पर उन्हें कंपनी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। अमेरिका के जॉब मार्केट में फिलहाल देखी जा रही स्थिति के पीछे कंपनियों की लो हायर लो फायर नीति को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। कंपनियां बड़े पैमाने पर वर्कर्स को जॉब से निकाल भी नहीं रही,
और नई रिक्रूटमेंट भी ना के बराबर हो रही है। हाई इंटरेस्ट रेट, आर्थिक अनिश्चितता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के कारण कई कंपनियां हायरिंग को लेकर काफ़ी सावधान हो गई है। तो दूसरी तरफ जब जॉब्स कम और कैंडिडेट्स ज़्यादा हो तब कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाता है और इस स्थिति में जॉब देने वाले को मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं और वो कम सैलरी में भी अच्छा कैंडिडेट हायर कर सकता है। हालांकि इसके कारण सैलरी हाइक भी स्लो हो जाता है। वैसे तो लोग ज़्यादा सैलरी के लिए जॉब चेंज करते हैं, पर अमेरिका में ये ऑप्शन अब मानो ख़त्म हो रहा है। 2022 के दौरान यूएस में सैलरी जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें अब काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। खास तौर पर लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट का असर सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं रहता। कुछ रिसर्च में ऐसा जानने मिला है कि जो लोग लंबे समय तक बेरोजगार रहते हैं उन्हें उसका आर्थिक असर सालों तक भुगतना पड़ता है। व्यक्ति जितने लंबे समय तक बेरोजगार रहता है उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए उसका सैलरी हाइक भी कम हो जाता है और आर्थिक नुकसान का सीधा असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। सैकड़ों जगहों पर एप्लीकेशन करने के बाद इंटरव्यू के लिए भी ना बुलाया जाए और अगर इंटरव्यू हो तो भी कोई जवाब ना मिले तो किसी भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थी कि अमेरिका में जॉब गंवाने वाले कई इंडियन H1B होल्डर्स अब दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। ऐसे अधिकांश लोग ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें कभी भी अमेरिका छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसी के चलते इन लोगों ने वहीं पर लोन पर घर खरीदने के साथ दूसरे कई इन्वेस्टमेंट किए थे या फिर खर्च कर बैठे थे, पर ले ऑफ मिलते ही अब उनकी स्थिति कहीं का ना रहे हो ऐसी हो रही है। ऐसे जो देशी अमेरिका छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं उनके लिए इंडिया में एडजस्ट होना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इंडिया आने के बाद उन्हें नौकरी ढूंढने से लेकर दूसरी कई बातों के लिए हर रोज़ स्ट्रगल करनी पड़ रही है। आप भले ही अपने काम में कितने भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन नौकरी कब तक रहेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इस स्थिति में कोई नई आर्थिक जिम्मेदारी खड़ी ना करने में और प्लान बी तैयार रखने में ही समझदारी है। बूढ़े हो रहे अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम पर अब संकट के बादल मंडराए हैं, जिसके कारण आराम से रिटायरमेंट लाइफ जीने के सपने देखने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2032 तक रिटायर्ड लोगों को बेनिफिट्स चुकाने के लिए फंड कम पड़ जाएगा। अगर कांग्रेस ने इससे पहले कोई कदम ना उठाए तो पेंशन की रकम में 22% जितनी बड़ी कटौती करनी पड़ेगी और उसकी सीधी असर लाखों लोगों पर होगी। वैसे तो सोशल सिक्योरिटी की फाइनेंशियल स्थिति को लेकर एक्सपर्ट्स सालों से चेतावनी देते रहे हैं, पर वर्तमान स्थिति को लेकर उनका ऐसा कहना है कि पहले ये मामला कभी भी इतना गंभीर नहीं था। अब तक की सरकारों ने घटते जा रहे फंड पर कभी ध्यान न देकर इस समस्या को और अधिक गहरा बना दिया होने का भी एक्सपर्ट्स का दावा है। रही सही कसर ट्रम्प के द्वारा टैक्स के रेट्स में की गई कटौती ने पूरी कर दी है, जिसके कारण सोशल सिक्योरिटी की इनकम की तुलना में खर्चे बढ़ रहे होने से पूरा बैलेंस अब बिगड़ रहा है। अगर सोशल सिक्योरिटी फंड को मेंटेन करना हो तो भविष्य के पेमेंट को ध्यान में रखते हुए उसमें हाल में 30% जितनी कटौती करना ज़रूरी बन चुका है, पर इतनी भारी कटौती लागू करना राजनीतिक रूप से काफ़ी मुश्किल है और इससे लाखों रिटायर्ड अमेरिकन का बजट बुरी तरह प्रभावित होगा। जो लोग रिटायर होने की तैयारी में हैं उन्हें ये मुद्दा सीधा असर करेगा, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ आराम से जीने की प्लानिंग के साथ उन्होंने पूरी करियर के दौरान सोशल सिक्योरिटी टैक्स पे किया है, पर अब उन्हें मिलने वाले बेनिफिट्स में कोई कटौती होगी या नहीं इसे लेकर असमंजस की स्थिति खड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो कांग्रेस को इस समस्या का सालों पहले ही समाधान ढूंढ लेने की ज़रूरत थी, पर वह अपना फ़र्ज अदा करने में विफल रही है। कांग्रेस ने एक्शन लेने में जितनी देरी की है उतनी ही ये क्राइसिस और अधिक गहरी बनती जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के लोग अब बूढ़े हो रहे हैं और इसी का सोशल सिक्योरिटी फाइनेंस को सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। ये पूरा सिस्टम वर्कर्स के द्वारा चुकाए जाने वाले पेरोल टैक्स पर चलता है और उनसे मिले टैक्स के द्वारा रिटायर्ड लोगों को बेनिफिट्स का पेमेंट किया जाता है।
अगर रिटायर्ड लोगों की तुलना में वर्कर्स की संख्या ज़्यादा हो तो सिस्टम बिना किसी समस्या के चलता रहता है। पर अमेरिका में अब समस्या ये हुई है कि देश में बर्थ रेट कम होता जा रहा है और बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण रिटायर्ड लोगों की तुलना में एक्टिव वर्कर्स की संख्या कम हो रही है, जिससे सोशल सिक्योरिटी की आय कम और खर्चा बढ़ रहा है। घटते जा रहे बर्थ रेट के साथ साथ इमिग्रेंट्स की घटती संख्या भी सोशल सिक्योरिटी के फाइनेंस को असर कर रही है। खास तौर पर ट्रंप की सरकार में इमिग्रेशन कम हो रहा है, जिसके कारण पेरोल टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। हालांकि इमिग्रेशन की तुलना में बर्थ रेट में आई कमी और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हुई बढ़ोतरी की उसके ऊपर अधिक गंभीर असर हो रही है। यदि देश में बच्चे कम पैदा होंगे तो भविष्य में वर्क फोर्स में एक्टिव हो वैसे वर्कर्स की संख्या भी घटेगी, जबकि रिटायर्ड हुए लोग जितना लंबा जिएंगे उतनी ही उन्हें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर सोशल सिक्योरिटी में खड़ी हुई फाइनेंशियल क्राइसिस का निवारण लाना हो तो अमीर लोगों को उसका लाभ नहीं देना चाहिए, वैसा भी कुछ लोगों का मानना है। पर ऐसा करने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं आने वाला, क्योंकि जितनी पेमेंट करनी है वह रकम लगातार बढ़ रही है जबकि फंड कम हो रहा है। वर्तमान समस्या इतनी गंभीर है कि इसे सुलझाने के लिए बेनिफिट चेंजेस के साथ साथ टैक्स में बढ़ोतरी और एलिजिबिलिटी के नियमों में फेरबदल करने जैसे कड़े कदम उठाए बिना और कोई चारा नहीं है। हालांकि ऐसा करने में दूसरी एक समस्या ये हो सकती है कि यंग वर्कर्स को हमेशा ऐसी आशंका रहेगी कि नौकरी के सालों के दौरान सोशल सिक्योरिटी पे करने के बाद भी उन्हें भविष्य में शायद बहुत ही कम रिटर्न मिलेगा। बेबी बूमर्स और जनरेशन एक्स वर्कर्स ने जितना पेरोल टैक्स चुकाया है उसकी तुलना में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने की संभावना है, जबकि जो लोग जॉब शुरू करने जा रहे हैं उन्हें पेरोल टैक्स की तुलना में कम बेनिफिट मिलने की संभावना है। कुछ अनुमानों में ऐसा भी बताया गया है कि फ्यूचर वर्कर्स पेरोल टैक्स के तौर पर जितनी रकम चुकाएंगे उसके 85% ही बेनिफिट उन्हें मिलने के चांस है। सोशल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए अन्य खर्चों में कटौती कर उसका फंड इस प्रोग्राम में डाइवर्ट कर देना चाहिए, वैसे भी दलीलें की जा रही है, जैसे कि डिफेंस बजट में कटौती करके उतनी रकम सोशल सिक्योरिटी में इस्तेमाल की जा सकती है, वैसा भी कई लोगों का मानना है। पर उसमें समस्या ये है कि ऐसा करने पर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि मूल समस्या कम हो रहे बर्थ रेट के साथ जुड़ी हुई है। वर्कर्स की संख्या जैसे जैसे कम होती रहेगी और पेंशन लेने वाले लोगों का आंकड़ा जैसे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के सामने चुनौतियाँ बढ़ती रहेगी। अगर 2032 के बाद भी सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट बिना किसी कटौती के बरकरार रखनी हो तो अब कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें पेरोल टैक्स के रेट में बदलाव, रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी और बेनिफिट फार्मूला में फेरबदल का समावेश होता है। कहने के लिए भले ही फिलहाल डेडलाइन 2032 की हो, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सुधार करने में जितनी देरी होगी उतनी ही क्राइसिस और अधिक गहरी बनती जाएगी। यूके में रहने वाले एक भारतीय परिवार की बेहद दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ लंदन के एक पॉश इलाके में रहने वाले राकेश पाई, उनकी पत्नी अदिति परालकर और उनके 9 साल के बेटे सिड की 36वीं मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे गिरने से मौत हो गई है। 27 मई को हुई इस घटना की जानकारी अब सार्वजनिक की गई है। ये परिवार जिस बिल्डिंग में रहता था वह 45 मंजिला थी। ये भी बताया जा रहा है कि राकेश और अदिति की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनका बेटा जन्म से ही एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण ये दंपति लंबे समय से भारी तनाव में रह रहा था। ये तीनों लोग 27 मई की सुबह करीब 7:30 बजे अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे गिरे थे। बिल्डिंग से कुछ लोगों के गिरने की सूचना मिलने पर इमरजेंसी सर्विस का स्टाफ मौका वारदात पर पहुंचा था। पैरामेडिक्स ने तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन 36वीं मंजिल से गिरने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी और उन्हें घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार 9 साल का सिड आंशिक रूप से विकलांग था। वह बोल भी नहीं सकता था और उसे किडनी की भी गंभीर बीमारी थी।
अदिति अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाती थी और उसकी देखभाल भी खुद ही किया करती थी। ये भी सामने आया है कि अस्पताल ने सिड का इलाज संभव न होने की बात कहकर उसे डिस्चार्ज कर दिया था, जिससे राकेश और अदिति बेहद व्यथित हो गए थे। वे बेटे का इलाज कराने के लिए 2020 में इंडिया भी चले गए थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 2025 में उन्होंने वापस यूके लौटने का फैसला किया था। अदिति मूल रूप से मुंबई की रहने वाली थी। इंडिया में ये परिवार अपने बेटे के इलाज के लिए 5 साल तक रुका। उस दौरान दोस्तों और परिवार के सभ्यों ने पूरा सहयोग उन्हें दिया था, लेकिन 5 साल के बाद अदिति पति और बेटे के साथ फिर यूके लौट आई थी। इस दंपति को उनके दोस्त अदी और रॉबिन के नाम से जानते थे। अदिति कंस्ट्रक्शन में, जबकि राकेश फाइनेंस सेक्टर में कंसल्टेंट के रूप में काम किया करते थे और उनकी कमाई भी काफ़ी अच्छी थी। जिन परिस्थितियों में इस भारतीय परिवार की मौत हुई है, उसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। उनके परिचित पुलिस की शुरुआती थ्योरी से सहमत होने को तैयार नहीं है। लोकल मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अदिति बेटे की बीमारी के कारण लगातार तनाव में रहती थी और डिप्रेशन का शिकार भी बन चुकी थी, जबकि रॉबिन स्थिति को काफ़ी शांत तरीके से संभाल रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि बीमार बेटे की देखभाल और उसकी लगातार चिंता ने इस दंपति को मानसिक रूप से पूरी तरह थका दिया था। एक पड़ोसी ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि इस घटना के करीब 1 सप्ताह पहले अदिति और राकेश के अपार्टमेंट से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी थी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि रॉबिन और अदिति के बीच शायद झगड़े भी हुआ करते थे। पुलिस का कहना है कि तीनों मृतकों के शरीर पर किसी अन्य प्रकार की चोट के निशान नहीं मिले हैं, इसीलिए किसी के द्वारा उन्हें ऊपर से धक्का दिए जाने की संभावना भी फिलहाल नहीं दिख रही। हालांकि मेट्रोपॉलिटन पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही तीनों की मौत का आधिकारिक कारण घोषित किया जाएगा। अदिति और राकेश वर्ष 2000 के आसपास इंडिया से यूके आए थे, जबकि उनके बेटे का जन्म यूके में ही हुआ था। वे जिस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहा करते थे, उसका मासिक किराया 3800 पाउंड के आसपास था। इस दंपति को कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, लेकिन बेटे की बीमारी और भविष्य की चिंता उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। अदिति बेटे की देखभाल के साथ साथ अपना पेशेवर काम भी करती थी और वो अपने करियर में काफ़ी व्यस्त रहती थी। इसीलिए परिवार और काम दोनों की जिम्मेदारियां संभालना उसके लिए काफ़ी कठिन हो गया था, जिसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा था। अदिति और राकेश का लंदन में खुद का एक अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत 5 लाख पाउंड से भी ज़्यादा बताई जा रही है। 2025 में यूके लौटने के बाद उन्होंने अपने अपार्टमेंट के ऊपर वाला फ्लैट भी खरीद लिया था और दोनों फ्लैट्स को मिलाकर एक बड़ा घर बनाने का काम चल रहा था। इस दौरान वे कुछ महीनों के लिए दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनके पड़ोसियों और परिचितों ने भी उन्हें एक अच्छे और समझदार दंपति के रूप में याद किया है। उनकी फैमिली का कोई अन्य सदस्य यूके में नहीं रहता है, लेकिन लंदन में उनके कई करीबी दोस्त थे। तो दोस्तों, ये थी एनआरआई से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिर्फ टीजीआई पर ही आपको मिलेगी एनआरआई से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, और वे भी पूरे विश्लेषण के साथ। अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। मैं हूं नवरंग सैन और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए टीजीआई।